जब हो साथ श्रेष्ठ का तो मिलेगी सपनों की राह। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज। BA LLB LLB BSc Agriculture B Pharma D Pharma B.Ed DL Ed MA MSc MCom BA BSc BCom BBA BCA MCA MBA MSW। Affiliated to बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई, जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। देश में नई शिक्षा नीति पे लगातार हम लोग बात कर रहे हैं और इको बुंदेलखंड क्षेत्र में ऐसे क्षेत्र जितने शिक्षा की बहुत ज्यादा जरूरत है उनमें का असर पड़े, इको लेके हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और यही कड़ी में हमारे संगे पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज ललितपुर से डॉक्टर पारसनाथ यादव जी हैं। पारसनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको बुंदेली बौछार में। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपका भी हम स्वागत करते हैं। आप बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं पूरे बुंदेलखंड के लिए सचिन जी। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं इसके लिए। पारसनाथ जी, जिस तरीके से नई शिक्षा नीति देश में आई है, इस शिक्षा नीति में आपको क्या लग रहा है कि बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र और जितने बेरोजगारी ज्यादा है उसके लाने कितनी लाभदायक हो सकती है शिक्षा नीति? देखिए, शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सार्वभौमिक रूप से सबको प्राप्त हो। भारत सरकार ने इसके लिए नई शिक्षा नीति लेकर के आई है। यह शिक्षा नीति एक गाइडलाइन है, एक पॉलिसी है और इस शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग संपूर्ण देश के जितने भी राज्य हैं, वहां की राज्य सरकारें, जितने भी एफिलिएटिंग बॉडीज हैं, विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों को गवर्न करने वाली जितनी एजेंसियां हैं, जैसे UGC है, NCTE है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, RCI काउंसिल है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, ACRT, बहुत सारी एजेंसियां हैं जो पूरे देश की शिक्षा पद्धति को कंट्रोल करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं और उसको रेगुलेट करती हैं। एक्ट बना करके इस नीति के अकॉर्डिंग जितने भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज चल रही हैं, इस नीति के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे उसको। अब रही बात ये कि नई शिक्षा नीति कितनी कारगर होगी और कितना अच्छा काम करेगी बुंदेलखंड के परिप्रेक्ष्य में, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंड एक प्राकृतिक संपदा से संपन्न क्षेत्र है और यदि यहाँ के युवाओं को, यहाँ के लोगों को से उनके स्किल को डेवलप करते हुए हमारे देश की आवश्यकता के अनुरूप उनके जो क्षमता है, जो योग्यता है, अगर उसको हम डेवलप करें तो निश्चित रूप से रोजगार के साधन इसमें बढ़ेंगे। और आज पूरे दुनिया में ज्ञान के परिदृश्य में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। पहले अनस्किल लोग भी अच्छे से जीवन यापन कर लेते थे, बट आज जो एक नया ट्रेंड चल रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैज्ञानिक तकनीक, कंप्यूटर साइंस, गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल लोगों की आवश्यकता है जिससे हम आगे आने वाले समय में अपने देश के लिए अच्छा काम कर सकें। आज पूरे देश में जिस तरीके से परिवर्तन आ रहा है, समाज विज्ञान, मानविकी के विषयों में योग्यताओं के साथ साथ रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, संक्रामक रोग प्रबंधन, वैक्सीनेशन, टीकाकरण आदि क्षेत्रों में हमारे देश के युवाओं में स्किल बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए नई शिक्षा नीति में इस तरह के प्रावधान किए गए हैं कि हमारे देश के युवाओं में, हमारे देश के नौजवानों में स्किल का विकास हो सके और उनको उनकी रुचि के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम
संसाधनों को मुहैया करा सकें, जिससे वे जो है अपने स्किल को बढ़ाते हुए इस देश और पूरे ग्लोबल के लिए एक तरीके से वो उपयोगी सिद्ध हो सकें। तभी इस देश की जीडीपी बढ़ेगी और जीएनपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, और जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो निश्चित रूप से हमारे देश का और हमारे बुंदेलखंड का विकास अवश्य होगा। दूसरी चीज, नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ी बात यह है कि हम न केवल सीखेंगे बल्कि सीखते रहने की कला में भी माहिर रहेंगे, कि क्योंकि मनुष्य आजीवन सीखता है। ऐसा नहीं है कि हम जब स्कूलिंग कर रहे हैं, जब कॉलेज जा रहे हैं तभी हम कोई चीज सीखते हैं, हम होल लाइफ सीखते हैं। जैसे आज बुंदेली व्यवसाय लेकर के आप मीडिया में एक नए तरीके से आए हैं, आपने पूरी तरह से इस मीडिया का डिजिटलाइजेशन कर दिया है कि नहीं? तो आज आप बहुत कम समय में अपनी बात सीधे तरीके से बहुत लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। हमारी बात बहुत लोग सुन रहे हैं, आपकी बात लोग सुन रहे हैं। अब यही प्रिंट मीडिया पहले था, परंपरागत तरीके से तो नहीं हो पा रहा था। तो आज ये जो युग चल रहा है डिजिटलाइजेशन का, स्किल डेवलप करने का, तो ये बहुत जरूरी हो गया है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी में इस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, ताकि हमारे देश का युवा परंपरागत शिक्षा से थोड़ा सा अलग हट करके व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में जो आज की मांग है, जो आज की डिमांड है, उस तरीके से अपना एजुकेशन प्राप्त करे, अपनी स्किल को बढ़ाए, तभी हम जाकर के जो है अच्छा काम कर पाएंगे। तो दूसरी बात, नई शिक्षा नीति में जो हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत रही है, सांस्कृतिक परंपरा रही है, जो बहुत ही समृद्ध परंपरा थी, उसके आलोक में यह नीति तैयार की गई है। ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य की खोज को भारतीय विचार, परंपरा और दर्शन में सदा सर्वोच्च मानवीय लक्ष्य माना जाता था। प्राचीन भारत में शिक्षा का लक्ष्य सांसारिक जीवन अथवा स्कूल के बाद के जो जीवन की तैयारी होती थी, कि स्कूलिंग के बाद हम किस तरीके से अपना गृहस्थ जीवन बिताएंगे, अपना सार्वजनिक जीवन बिताएंगे, तो वह हम उसके लिए तैयार होते थे, प्रिपेयर होते थे। तो आज चूंकि आयाम बदल गया है, आज आवश्यकताएं बदल गई हैं, आज लोगों की जरूरतें बदल गई हैं, और नए तरीके से नई सोच के साथ हम अगर आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने युवाओं को शिक्षित नहीं करेंगे, तो हम पिछड़ेपन का शिकार होते रहेंगे। जिस तरीके से प्राचीन भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे प्राचीन भारत के विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय थे, जो शिक्षा के विविध क्षेत्रों में शिक्षण और शोध के ऊंचे प्रतिमान स्थापित किए थे, और विभिन्न पृष्ठभूमि और देशों से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों को लाभान्वित किया था। इसी शिक्षा व्यवस्था ने चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य और ब्रह्मगुप्त, चाणक्य, चक्रपाणी, दत्ता, माधव, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, गौतम, पिंगला, शंकरदेव, मैत्रेयी, गार्गी और थिरुवल्लर जैसे अनेकों महान विद्वानों को जन्म दिया। इन विद्वानों ने वैश्विक स्तर पर ज्ञान के विविध क्षेत्रों जैसे गणित, खगोल विज्ञान, धातु विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, योग, ललित कला, शतरंज इत्यादि प्रामाणिक रूप से मौलिक योगदान दिया था। आज भारतीय संस्कृति और दर्शन का लोहा पूरी दुनिया मानती है। तो यह जो नई शिक्षा नीति है, इन सारे प्राचीनतम महान विचारों से ओतप्रोत होकर के हमारी जो प्राचीनतम महानता थी कि हम विश्वगुरु थे, हम दोबारा विश्वगुरु कैसे बने, इसको ध्यान में रखते हुए हमारी केंद्र की सरकार ने यह नई शिक्षा नीति हमारे सामने प्रस्तुत की है। अब इस नई शिक्षा नीति में कई तरीके के आमूल चूल परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि एजुकेशन हमारे संविधान के समवर्ती सूची में सम्मिलित है। समवर्ती सूची में सम्मिलित होने के कारण इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून और नियम बनाती हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर केंद्र का कानून और राज्य का कानून दोनों आपस में क्लैश करता है, तो केंद्र का कानून मान्य होता है, स्टेट का कानून मान्य नहीं होता है। वैसे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं, जो हमारे नीति नियंता हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वे आपस में सामंजस्य बैठाते हुए ही नीति का निर्माण करते हैं। इसीलिए हमारे देश के समक्ष आज जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इस एजुकेशन पॉलिसी के
आलोक में हमारी राज्य की सरकारें, हमारी एफिलिएटिंग बॉडीज, हमारी यूनिवर्सिटीज, जितने भी काउंसिल्स हैं, ये सब इसके परिप्रेक्ष्य में एक्ट बनाएंगी और उस एक्ट का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से 3 तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम पर प्रभाव पड़ेगा। पहला तो प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारी स्कूलिंग व्यवस्था कैसे हो, इसके बाद हमारी माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी, उच्च शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी, इसके बाद इस तंत्र में विद्यार्थियों का जो एकेडमिक कोर्स है वो किस तरह से प्रभावित होगा, और जो हमारी शिक्षण पद्धति है, हमारे शिक्षकों का निर्माण है, वह किस तरह से प्रभावित होगा। हमारे जो संस्थान हैं, चाहे वह विश्वविद्यालय हो, चाहे वह महाविद्यालय हो, चाहे स्कूल हो, चाहे टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो, चाहे मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, इन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनको अपने अंदर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस लाने होंगे, किस तरीके से अपने आप को इनको इस एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को एडॉप्ट करेंगे, इस पर भी बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे अगले वर्ष में। क्योंकि हमारे देश की जो बड़ी समस्या है, वह सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश में जो पिछड़े और गरीब तबके के लोग हैं, वो सदियों से वो शिक्षा से वंचित रहे हैं। क्योंकि शिक्षा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहीं न कहीं से समानता लाने का काम करती है। हमारे समाज में जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है, सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उस सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में निश्चित रूप से एक परिवर्तन आएगा। क्योंकि जब तक इसमें परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हम बराबरी की बात, समानता की बात नहीं कर सकते हैं, और इस समानता को लाने के लिए एजुकेशन में उन लोगों को जोड़ना होगा। विगत कई वर्षों से हमारे देश में जो ये रुझान आया है, जो अभी तक का एक एनालिसिस आया है, चाहे वह CSO का रहा हो, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का डेटा रहा हो, चाहे NSSO का डेटा रहा हो, उसको देखने से यह मालूम होता है कि हमारे यहाँ जो ड्रॉप आउट रेशियो है, ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा है। ड्रॉप आउट रेशियो इन द सेंस कि अगर 100 बच्चे प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं तो हायर एजुकेशन तक आते आते उसमें करीब मोर देन 80% स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन से वंचित हो जाते हैं, अर्थात वो बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। और इसमें भी कैटेगराइजेशन है, जो ड्रॉप आउट रेशियो है उसमें सामान्य, पिछड़ा, दलित, अति दलित, अनुसूचित जनजाति के लोगों में, माइनॉरिटी के लोगों में देखा जाए तो ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि माइनॉरिटी, दलित, अति दलित, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों में अगर वह प्राइमरी एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं तो हायर एजुकेशन तक आते आते उनके बच्चे पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखा गया है इस पॉलिसी में कि हमारे देश में, हमारे देश के संविधान में जो समानता की बात की गई है, वह एजुकेशन की समानता किस तरीके से आएगी, कैसे इन लोगों को ड्रॉप आउट रेशियो से बचाया जाएगा, जोड़ा जाएगा, इस पर भी हम लोगों ने फोकस किया है। और यह निश्चित रूप से अगले मतलब जो हमारा प्लान है कि हम 2035 तक, सन 2035 तक इस नई शिक्षा नीति में टारगेट लिया गया है कि जो ड्रॉप आउट रेशियो है उसको कम करके GER 50% तक बढ़ाकर कर लेना है। ग्रास इनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात हायर एजुकेशन में एटलीस्ट 50% हमें करने होंगे। इस 50% करने के लिए हमें बहुत सारे विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों की जरूरत महसूस होगी, और हमारे देश में इन संस्थानों को स्वायत्ता भी देने की बात की गई है। मतलब इस पर सरकार का इंटरफियर कम से कम होगा। सरकार केवल रेगुलेट करेगी, इनको पर्यवेक्षण करेगी, ऑब्जर्व करेगी कि ये संस्थान सरकारी जो निर्देश हैं, जो शिक्षा नीति है, उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और इन्हें बाकी एकेडमिक और एग्जामिनेशन संबंधी बाकी और चीजों में स्वायत्ता दी जाएगी, समानता दी जाएगी। क्योंकि शैक्षिक प्रणाली का जो उद्देश्य है वो ये होता है कि हमारे देश के लोगों में, इंसानों में तर्कसंगत विचार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप हो और उनके अंदर कार्य करने की क्षमता हो, करुणा, सहानुभूति, साहस, लचीलापन, रचनात्मक कल्पना शक्ति जैसे गुणों का विकास हमारे देश के अगर नागरिकों में होगा
तभी हमारा देश विश्व गुरु बन पाएगा, और ये तभी हम इस तरीके से कर पाएंगे। इसमें जो बेसिक एजुकेशन में बात, एक मैं कुछ टोक रहा हूँ आपको। एक महत्वपूर्ण बात ये है, जैसे अपन ने इसकी पूरी अच्छाइयां बताई, आपको कल लग रहा हो कि कुछ कमी भी है कई जगह पे, जो व्यवहारिक दिक्कतें कहीं हैं का पूरी एजुकेशन पॉलिसी में? देखिए, व्यवहारिक दिक्कतें सचिन जी मैं बताना चाहता हूं कि कोई भी अधिनियम बनता है या एक्ट बनता है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में कुछ न कुछ कठिनाइयां आती हैं, क्योंकि जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है जो इन नीतियों का क्रियान्वयन करती है, कहीं न कहीं से वहां पर हमारे विचारों में, हमारी सोच में या हमारे कार्य करने की पद्धति में ये डिफरेंस पैदा होता है, जिससे उसका सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। इसके लिए हम लोग कहीं न कहीं से स्वयं उत्तरदायी हैं। और रही बात ये कि अगर विल पावर होगी, इच्छा शक्ति होगी हमारे देश के लोगों में, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस शिक्षा नीति में जो एक सबसे महत्वपूर्ण बात की गई है कि हमारे यहाँ जो शिक्षक तैयार होंगे, जो हमारे यहाँ टीचर्स होंगे, उनका जो प्रशिक्षण किया जाएगा, उसमें भी परिवर्तन होगा, ताकि इसका जो क्रियान्वयन है वो सही तरीके से हो सके। हमारे यहाँ अभी तक जो शिक्षण प्रणाली थी, टीचरों को प्रशिक्षित करने की प्रणाली थी, उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन होने की बात की जा रही है। देखिए, बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं कि हायर एजुकेशन में जो बीएड है, डीएलएड है, एमएड है, बीपीएड है, ये सारे कोर्स अभी हमारे यहाँ चल रहे हैं, यही लोग शिक्षक बनते हैं। लेकिन अब इसमें परिवर्तन करके इंटरमीडिएट की एजुकेशन के बाद 4 ईयर स्पेशल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, जिसमें इंटरमीडिएट के बाद सीधे ही 4 वर्ष का एकीकृत बीएड प्रोग्राम संचालित होगा, जिसमें इंटरमीडिएट के बाद ही वो छात्र जो है, उसका मन है, उसका इंटरेस्ट है कि मुझे शिक्षक बनना है, तो वह शिक्षक बनने की ट्रेनिंग लेगा, उसका एजुकेशन लेगा। और निश्चित रूप से जब वह ट्रेनिंग लेकर के आएगा तो उसको इस तरह के पाठ्यक्रमों के द्वारा ट्रेंड किया जाएगा, प्रशिक्षित किया जाएगा कि वह नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित करने में कामयाब हो, सक्षम। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज जो इसमें एक सबसे बड़ा परिवर्तन ये किया जा रहा है कि आज हमारे देश में छोटे छोटे स्कूल कॉलेज जगह जगह खुल गए हैं, जहां पर केवल एक सिंगल पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है। अब अगले 10 वर्षों में 2020 तक ऐसे उच्च शिक्षण संस्थानों को बहुविषयक मल्टी फैकल्टीज संस्थान के रूप में डेवलप होना होगा। अर्थात एक ही परिसर में, एक ही कैंपस में हम कई तरह के पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक है। और जब इस तरह की सुविधा डेवलप होगी कि एक ही कैंपस में सारी सुविधाएं होंगी, वहीं पर मतलब कला स्नातक, वाणिज्य स्नातक, विज्ञान स्नातक, फार्मेसी, विधि, टीचर एजुकेशन, कृषि, मेडिकल साइंस, तकनीकी शिक्षण संस्थानों का एक ही जगह जब समावेश होगा तो निश्चित रूप से वहां पर पढ़ने वाले सभी छात्र एक दूसरे से काफी कुछ सीखेंगे, उनको एक बड़ा अवसर प्राप्त होगा। और जैसे कि अभी जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, स्कूल हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि वह म्यूजिक के लिए अलग टीचर्स रख लें, गेम्स के लिए अलग टीचर रख लें, अलग से साइकोलॉजिस्ट रख लें, क्योंकि वह उनकी क्षमता से बाहर की चीज होती है। तो वह इस तरह के फैकल्टीज का निर्माण या फैकल्टीज को सृजित करने का काम नहीं कर पाते हैं। उनके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वह मतलब बहुत ही लो स्टेज का होता है, जिससे वहां पर अध्ययन कर रहे छात्र छात्राओं को बेहतर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं प्राप्त होता। तो अब चूंकि बड़े उच्च शिक्षा समूह के रूप में, एक क्लस्टर के रूप में तैयार किया जाएगा, जहां पर एक ही कैंपस में, एक ही प्लेस पर शिक्षण की जितनी विधियां हैं, जितने भी फैकल्टीज हैं, उनकी शिक्षा दी जाएगी। अर्थात जो विश्वविद्यालय का एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक विश्वविद्यालय कैंपस में बहुत सारे कोर्स चलते हैं और वहां पर स्टूडेंट को कैंपस में एक अलग तरह की फीलिंग आती है, एक अलग तरह का इंफ्रास्ट्रक्चरल एटमॉस्फेयर उनको मिलता है, तो वह बहुत ज्यादा सीखते हैं। वहीं जो छोटे छोटे स्कूल कॉलेजेस हैं, वहां पर उनको उस तरह का अवसर नहीं प्राप्त होता है, तो वह उस तरीके की सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। तो नई शिक्षा नीति में आने वाले समय में
अगले 8-10 वर्षों में इन संस्थानों को या तो विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हो जाना पड़ेगा या विश्वविद्यालय जैसा हो जाना पड़ेगा। अर्थात ये उच्च शिक्षण संस्थान या तो विश्वविद्यालय में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर विश्वविद्यालय जैसा हो जाएंगे, ताकि एक ही छतरी के नीचे बहुत सारी सुविधाएं उनको एक जगह प्राप्त हो सके और वहां पर ज्ञान अर्जित करने वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें अपने आप एटमॉस्फेयर के रूप में, माहौल के रूप में सीखने को मिल सके। आप ये जानते हैं कि किसी बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़े यूनिवर्सिटी में जब वहां अध्ययन करता है, वहां पढ़ाई करता है अपना एकेडमिक, उसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। कैंपस का एक अलग माहौल होता है। तो इसलिए नई शिक्षा नीति में इस पर विशेष फोकस किया गया है। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम वहां पर 3000 या उससे अधिक स्टूडेंट का एनरोलमेंट होना आवश्यक होगा। ऐसे मतलब संस्थान ही सर्वाइव करेंगे जहां पर एटलीस्ट 3000 या उससे ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारी फैकल्टीज होंगी, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होगी, एकेडमिक फैसिलिटीज होंगी, स्पोर्ट्स का वहां पर फोकस किया जाएगा, फिट इंडिया मूवमेंट के तहत बॉडी फिटनेस पर भी ध्यान दिया जाएगा, योगा टीचर्स होंगे, साइकोलॉजिस्ट होंगे, ताकि स्टूडेंट्स में उनका जो मतलब एक तरह से जो व्यक्तित्व विकास है, चाहे वह शारीरिक विकास हो, चाहे वो मानसिक विकास हो, उनका उचित तरीके से विकास हो सके, इस पर विशेष फोकस किया गया है। सवाल ये है कि कोरोना को दौर चल रहा हो और सबसे ज्यादा जो परेशान है वो है कॉलेज के संचालक और कोचिंग संचालक, और एडमिशन भी नहीं हो पा रहे तमाम सारी। तो इन विकृतियों, मतलब जो वर्तमान की परिस्थिति है, उनके हिसाब से कॉलेज संचालक की तरह की तैयारी में है, क्या उनकी मांग है, क्या बेसिक दिक्कतें हैं उनके सामने आ रही? अच्छा, देखिए, आवाज डिस्टर्ब हो रही क्या? नहीं, आपकी आवाज आ रही, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि मेरा एक भारत सरकार और राज्य की सरकारों से मेरा एक अनुरोध है। मैंने पहले भी कहा था कि कोविड-19 के समय आज अधिकांश लोगों का रोजगार छिन चुका है। बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं। उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए पैसे उनके पास नहीं है, इनकम नहीं है। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने तो काफी प्रयास किया है। हम लोग जो भी गरीब किस्म के बच्चे आते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, उनकी फीस में काफी कुछ कमी हम लोग कर दे रहे हैं, माफ कर दे रहे हैं अपने स्तर से। हालांकि गवर्नमेंट का ऐसा कोई निर्देश नहीं है प्राइवेट संस्थानों के लिए कि आप लोग फीस माफ कर दो, क्योंकि प्राइवेट संस्थानों के भी अपने बहुत सारे खर्चे होते हैं। बिजली का बिल है और गाड़ियां चल रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, शिक्षकों का वेतन है, और मैक्सिमम जो बड़े संस्थान हैं वह कहीं न कहीं से बैंकों से फाइनेंस करा करके अपने निर्माण कार्य को या अपने अन्य इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को पूरा किए हुए हैं। तो उनकी EMI है, उनका इंटरेस्ट ब्याज है, बहुत सारे खर्चे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों के सामने दोहरा संकट है। पहला संकट तो यह है कि बच्चों की शिक्षा वंचित न हो जाए, उनको पढ़ाना भी है, और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके फीस को भी एग्जाम्प्ट करना है। और क्योंकि जो यहाँ पर शिक्षक रोजगार प्राप्त किए हुए हैं, उनके भी परिवार का संकट है, उनको भी वेतन देना है, सैलरी देनी है। तो ऐसी स्थिति मैंने एक एडवाइस दिया था कि जैसे इतने बड़े राहत पैकेज का ऐलान हमारी सरकार ने किया और पिछले कई वर्षों से पूरी तरह से उच्च शिक्षा में तो कंप्लीटली शुल्क प्रतिपूर्ति और स्कॉलरशिप की व्यवस्था सरकार ने किया है, पहले भी करती रही है। और अगर सरकार 100% शुल्क प्रतिपूर्ति और स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर दे, अगर हमारे देश की सरकार शुल्क प्रतिपूर्ति और स्कॉलरशिप 100% छात्रों को, जो पात्र हैं, गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो उनका क्राइटेरिया है कि 2 लाख रुपए वार्षिक आय से कम वाले बच्चों को हम फीस रिइंबर्समेंट करेंगे, इसकी सरकार गारंटी ले ले, तो निश्चित रूप से मैं ये कह रहा हूं कि हमारे देश के विद्यार्थियों का भला होगा और विद्यार्थी शिक्षा से वंचित नहीं हो पाएंगे, और ये हमारे संस्थान भी यथावत चलते रहेंगे और किसी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं में कोई कटौती नहीं की जाएगी। शिक्षकों को भी उनका रोजगार मिलता रहेगा।
ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश की सरकार और प्रदेश की सरकार पहले भी ये कर रही थी, लगातार कर रही थी, और बस केवल थोड़ा सा बजट बढ़ाने की जरूरत है कि समाज कल्याण विभाग पर थोड़ा सा बजट अगर सरकार इंक्रीज कर दे तो 100% गरीब मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप और फीस रिम्बर्समेंट होने लगेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को एजुकेशन से वंचित नहीं होना पड़ेगा। मेरा ये एडवाइस है, सुझाव है, इस सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं एडवाइस दे रहा हूं कि केवल थोड़ा सा बजट इंक्रीज करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से देखिए, इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में सरकार ने कहा कि हम रोजगार का सृजन करेंगे, रोजगार जनरेट करेंगे, जिसके लिए उन्होंने MSME और तमाम और उद्योगपतियों को उन्होंने काफी कुछ सहूलियत दी है, राहत दी है। तो अगर फीस रिम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप के रूप में छात्रों को कुछ पैसा प्राप्त होगा, तो वह पैसा जो है संस्थानों को आएगा और संस्थान उसको सैलरी और EMI आदि के रूप में खर्च करेंगे, तो वह पैसा इस इकोनॉमी में सर्कुलेट करेगा। जब वो पैसा सर्कुलेट करेगा तो रोजगार का सृजन इससे भी होगा। केवल ओनली MSME के द्वारा पैसा खर्च करने से रोजगार की परिकल्पना की जा रही है, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं होगा, बट अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इनरोल्ड सभी बच्चों को 100% फीस रिम्बर्समेंट और स्कॉलरशिप की गारंटी गवर्नमेंट ले ले इस कोरोना काल में, तो बच्चों की पढ़ाई भी अच्छे तरीके से हो सकेगी और संस्थान भी अच्छे तरीके से चलेंगे। और जब वो पैसा इस इकोनॉमी में खर्च होगा, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो वस्तुओं के उत्पादन के लिए जितने इंडस्ट्रीज हैं, जितने इंटरप्रेन्योर्स हैं, वो सब प्रमोट होंगे, प्रोत्साहित होंगे और अपनी इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जी, कोविड-19 के दौरान जो भी सब समस्याएं कॉलेज संचालकों के सामने, सब पे चर्चा करी, बहुत बढ़िया मार्गदर्शन आपने दो, बहुत बहुत आभार आपको, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। बुंदेली बौछार की शानदार खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।